जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। आप दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, आप सबको पता है कि सर्दियां हो रही हैं और सर्दियों में बच्चों के साथ बेतहाशा मसाइल होते हैं। हमारे साथ कॉल पर मौजूद है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। उनसे जानेंगे बच्चों के मसाइल और बात करेंगे कि क्या हल निकलना चाहिए, किस तरह से बच्चों को सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं, हम लोग बच्चों को किस तरह से अच्छा महसूस करवा सकते हैं। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है, क्या कैसा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? बहुत फ्रेश, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी करम नवाजी है। और बढ़ते हैं डॉक्टर साहब टॉपिक की जानिब। बच्चों में खांसी, नज़ला, जुकाम, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं वालिदैन को, तो इसके लिए वालिदैन क्या करें? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस साल मैंने पहली दफा अपनी बहुत बड़ी लंबी जिंदगी में ये देखा है कि जो इस दफा का वायरस जो आया है, अभी कहते हैं कि दिसंबर जनवरी बहुत हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो है हेल्दी सीजन होता है, बट मगर इस साल बहुत ही खतरनाक किस्म के वायरसेस जो है अटैक किए हुए। इसमें एक तो वायरस है रेस्पिरेटरी सिंथेशियल वायरस, RSV कहते हैं इसको, और दूसरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो हमेशा जनवरी के बाद अटैक करता है या दिसंबर से पहले अटैक करता है। वो वायरस कंटिन्यू हो रहा है और कंटिन्यूस जो है वायरस ने अपनी जो है जोर पकड़ा हुआ है। और कंटिन्यूस हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो सीवियर निमोनिया के साथ, सीवियर ब्रोंकाइटिस के साथ, ब्रोंकोलाइटिस के साथ आ रहे हैं। जी। तीसरी जो सबसे खतरनाक चीज जो हम अभी वर्ल्ड में सुनते जा रहे हैं, जो एशियन रीजन में आया है, वो कोविड का नया वेरिएंट जो है, कोविड का नया वेरिएंट शायद बहुत खतरनाक तरीके से चाइना को अटैक कर रहा है। जी। आपको पता है पिछले सालों में भी कोविड ने जिस तरह का चाइना को अटैक किया, इस तरह पूरे दुनिया को अटैक करना शुरू कर दिया था। अभी भी 60 मिलियन पीपल जो है वो शायद कोविड के असरअंदाज हो गए चाइना में। तो हमें पहले तो आपने एक सवाल किया कि हमें कैसे बचाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मास्क पहनना चाहिए, दूर रहना चाहिए, हैंड वॉश का सादा इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन लेने चाहिए, धूप लेनी चाहिए, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए, ज्यादा खट्टी चीजें, बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे हम बीमार हो जाए। सेकेंडली हम जो है जो रात को जो हम शबनम में बैठ जाते हैं या ठंडक बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उससे अवॉइड करें। अब जब भी बाहर बैठे तो हमेशा बच्चे को और खुद भी अपने सर को ढांपे जरूर। सर्दी को बहुत ज्यादा बर्दाश्त ना करें, ऐसी महफिलों में ना बैठे जहाँ बहुत ज्यादा नज़ला खांसी हो और जहाँ मास्क का इस्तेमाल कम किया जा रहा हो। और अभी आपको पता शादी के सीजन है, बहुत ज्यादा इंफेक्शन फैला जा रहा है और जो लोग बच्चों को लेके जाते शादियों में उनमें बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा है। बच्चों का नमूनिया बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्ट्रेस खराब हो रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल हर एक दूसरे बंदे को अगर आप देखें तो उसको नज़ला, खांसी, बुखार, इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस की हर कोई जद में है। तो इससे किस तरह से निजात हासिल करें, किस तरह से कोई कहवा वगैरह पिए, अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बूस्ट करें ताकि हम सब इन चीजों से बच सकें? एक कावा बड़ा असरअंदाज होता है, जबरदस्त कावा है, जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि अदरक का पानी बॉईल करें, उसमें थोड़ा सा अजवाइन और हल्दी मिलाएं, शहद मिला के, और उसको दिन में 2-3 दफा छोटे छोटे कप जरूर लें। साइनसेस को जरूर क्लीन करें। साइनसेस को क्लीन करने से हमारे जितने भी वायरसेस और बैक्टीरिया हैं वो बाहर निकल आते हैं। थर्डली जो है स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लॉन्ग की स्टीम डेली बेसिस पे दिन में 3 से 4 मरतबा बाहर लें। ठीक है। इससे आपके वायरसेस, एक तो स्टीम जो है वायरसेस को मार देता है, दूसरा डस्ट को प्रोटेक्ट भी बहुत करता है। डस्ट अंदर जाती है, उसको पिघाल देता है, या जो पानी के असरात जो होते हैं उसमें से उसकी जो अंदर वायरसेस घुसे हुए होते हैं उसको वो निकाल बाहर करता है, उसको मार देता है। थर्डली आप मास्क का इस्तेमाल जब करें तो इसके अंदर पहले तो जो खुश्क मौसम होता है उसमें सबसे ज्यादा नाक के अंदर वैसलीन, जो सादी वाली वैसलीन आती है कहकशां, इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा जो है हम डस्ट प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं और इससे भी वायरसेस अटैक कम करते हैं और डस्ट भी अटैक कम करती है। डॉक्टर साहब, जो बच्चे सांस की प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, जिनको अस्थमा होता है, उनके लिए भी ये जो सीजन चल रहा है, विंटर सीजन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बाइस बनता है। वो किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं? क्या कहते हैं, आपने विंटर सीजन की बात की। विंटर सीजन कभी भी असरअंदाज नहीं होता। विंटर सीजन हमेशा हेल्दी सीजन माना जाता है जी। लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे शहर में एक प्रॉब्लम जो है ना, वो है डस्ट, स्मोक की हुई भी है। स्मोक है। दूसरा हमारे यहाँ पे एक और बड़ी चीज होती है कि हम क्या करते हैं, हम कचरा जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं
धुआं हमारे आसमानों में चला जाता है, जिसकी वजह से आलूदगी, मौसम की आलूदगी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम ज्यादा बीमार होते हैं। ओके। वरना विंटर सीजन अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बनाया है और इसको एंजॉय करना चाहिए, मगर हम एंजॉय करने की जगह जो है हम बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अस्थमा वाले बच्चे भी इस पे बहुत ज्यादा असरअंदाज हो जाते हैं, क्योंकि स्मोक जब डस्ट आती है या जो बहुत ज्यादा आग जल रही होती है, उसमें एकदम जो है हमारा बच्चा जो है वो सांस की रफ्तार उसकी तेज हो जाती है, वीजिंग हो जाती है। उसमें भी यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, मास्क पहने, और जो है अगर आप पंप इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से इनहेलर का इस्तेमाल करें। दवाइयों में बदपरहेजी ना करें, क्योंकि अगर बदपरहेजी करेंगे तो आपके बहुत सारी चीजें जो है वो खराब हो जाती हैं और फिर आप लैंड करते हैं आईसीयू में या हॉस्पिटल में। बेहतर यह है कि आप प्रोटेक्शन ज्यादा करें, निस्बतन आप दवाइयों पे ज्यादा चले जाएं। इनहेलर्स अगर आपको किसी ने रिकमेंड किए हैं तो जरूर इनहेलर्स का इस्तेमाल करें, उससे भागें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत दफा ये भी होता है कि लोगों को ये ना तशखीस करने में मसला हो रहा होता है कि इसको अस्थमा सांस का मसला है या एलर्जी है। बहुत से लोग ये समझ रहे होते हैं कि बच्चे को नॉर्मल एलर्जी है, वो समझते हैं कि भाई इसको तो अस्थमा की शिकायत है। तो दोनों में से डिफरेंस किस तरह से करें कि इसको बच्चे को सांस की शिकायत है या फिर इसको एक नॉर्मल एलर्जी है? बहुत ही उम्दा सवाल किया आपने और बहुत ही रिक्वायरमेंट है लोगों की मिसकंसेप्शन दूर करने की। एलर्जी ज्यादातर होती है नाक के जरिए और वो गले में हल्क में पानी गिराती है, जिसको कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, जिसको कहते हैं उर्दू में कहते हैं हल्क में नजला गिरना जी। ये एक है एलर्जी की बुनियाद। उसमें भी कई दफा आपकी जब हल्क में नजला गिरता है तो हमारे चेस्ट में जो है वो अजीब सी बीजिंग सी आवाज शुरू हो जाती है। वो लेकिन बहुत टेम्परेरी होती है, बहुत थोड़े दिनों की होती है और वो कुछ दवाइयों से ठीक भी हो जाती है। उसमें ऑफकोर्स ब्रोंकोडाइटिस भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कभी कभी हाई डोज स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं, लो डोज स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, न्यूबलाइज कराना पड़ता है। तो लोग समझते हैं कि वो अस्थमा के असरात है, बट अस्थमा के नहीं होते, वो ब्रोंकाइटिस होता है। इसमें आता है ब्रोंकाइटिस में। अब दूसरा मसला होता है अस्थमा। अस्थमा की लेबल करने के लिए एक तो 2 साल चाहिए कि 2 साल का बच्चा होना चाहिए, दूसरा रिपीटेडली वीजिंग होनी चाहिए, सांस की रफ्तार तेज होनी चाहिए, बच्चा बहुत ही ज्यादा स्टेटस पे चला जाता है, ऊपर का जो हड्डियां हैं जो हमारी क्लैविकल बोन्स है वो चलना शुरू हो जाती है जब बहुत सीवियर अस्थमा चल रहा होता है और इसमें वीजिंग होती है। अब अस्थमा की डेफिनेशन में एक और खास बात ये होती है कि रिपीटेडली एक तो अटैक्स होने चाहिए, हफ्ते में कितने दफा होता है, दिन में कितने दफा होता है, रात में कितने अटैक्स हुए, महीने में कितने अटैक्स हुए, ये हमें काउंट करके फिर हम अस्थमा को लेबल करते हैं। ओके। और इनहेलर का जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से तरीकेकार होना चाहिए, किस तरह से सही इस्तेमाल करना चाहिए? आपने एक दफा शो में हमें लाइव भी बताया था, मैं चाहती हूँ एक दफा रिपीट कर दें ताकि जो हमारी बहनें या भाई देख रहे हैं उनके लिए फर्क हो जाए। इनहेलर्स अगर पीछे स्क्रीन पे अगर इनहेलर लगा भी दें स्पेसर के साथ तो बहुत अच्छी बात होगी। एक्चुअली होता ये है कि बेसिकली आप इनहेलर लोग ज्यादातर जो रिकमेंड करते हैं, आपने देखा होगा इनहेलर डायरेक्ट यूज कर रहे होते हैं, उसकी कोई यूजेस नहीं होती। उसका ज्यादातर मेडिसिन जो है 90% मेडिसिन जो है वो पेट पर चली जाती है और लंग्स में सिर्फ 10% जाती है। और ज्यादातर वो जबान के ऊपर चिपक जाती है। जी। कोशिश करनी चाहिए कि कोशिश क्या 100% ही इसका इलाज प्रॉपर करने के लिए आपको एक स्पेसर डिवाइस होता है वो यूज करना बहुत जरूरी है। जब आप बैठे तो आपने स्पेसर अपने सांस को ऊपर नीचे करना है, स्ट्रेट बैठना है, फिर स्पेसर अपने मुंह में लगाना है, इनहेलर उसके साथ स्पेसर के साथ लगा दें और फिर एक पंप करें और स्पेसर के साथ 10 टाइम्स काउंट करें। जब 10 टाइम्स काउंट करेंगे तो खुद ब खुद आपकी दवाई जो है उस लंग्स में जाएगी स्लोली और पेट में शायद 10% जाएगी और 90% लंग्स में चली जाएगी और इससे आपकी बेहतरी भी बहुत जल्दी होगी, अटैक्स भी बहुत कम होंगे। और जो आप डायरेक्ट इनहेलर यूज करते हैं उसमें अटैक्स भी ज्यादा होते हैं, आप पंप भी ज्यादा यूज करते हैं और पेशेंट ठीक भी बहुत जल्दी नहीं होता और अटैक भी बहुत जल्दी होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है जो लोग इनहेलर यूज करते हैं तो एक वक्त में इनहेलर यूज करने के बाद ये आदत छूट भी सकती है या एक दफा आपने इनहेलर यूज कर लिया तो आपको जिंदगी भर ताउम्र यूज करना पड़ता है? देखिए, अस्थमा एक एलर्जीज है और वो ट्रिगर्स करती है आपकी माहौलियात से। अब फर्ज करें कि अगर अब आप स्पेसर की बात कर रही हैं, वो तो अगर इनहेलर और स्पेसर तो एक वक्त आता है उसमें कम भी हो जाती है या खत्म भी हो सकती है जब आपकी ट्रिगरिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं। एक एज पे 4-5 साल की उम्र में कम हो जाते हैं, लेकिन आगे जाके जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज्यादा आप डस्टी वेदर में चलते हैं या बहुत ज्यादा आपके स्ट्रेस चल रहा होता है, ट्रिगर्स चल रहे होते हैं, तब वो दोबारा आपको अटैक करते हैं अस्थमा के, तब आपको दोबारा इनहेलर्स पे जाना पड़ता है। इनहेलर्स यूज करने से
डरना नहीं चाहिए। वो आपकी सेहत के लिए ज्यादा पुरअसर अंदाज होता है, क्योंकि आप उससे बेहतर हो रहे होते हैं। सेकेंडली जो है, अगर फर्ज करें कि आप स्पेसर यूज नहीं करते या दवाइयां प्रॉपर यूज नहीं करते, तो आपकी मिसकंसेप्शन है कि अगर आप इर्रेगुलर दवाइयां यूज करेंगे या कंप्लायंस पुअर हो गए, तब आपकी सेहत ठीक भी नहीं होगी और आपकी ये चीजें ठीक भी नहीं होंगी, यानी अस्थमा के अटैक्स प्रॉपर ठीक नहीं होंगे। सेकेंडली, अस्थमा एक लॉन्ग लाइफ इंफेक्शन डिजीज में आता है, इसलिए वो एलर्जी के साथ एसोसिएटेड है। अगर फर्ज करें मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, पोल्यूशन से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, और मुझे अंदर मेरे आईजी लेवल बहुत बढ़े हुए और मुझे अस्थमा के असरात थे या है, तो ऑफकोर्स मुझे वो बार बार अटैक्स करेंगे। अगर मैं ट्रिगरिंग फैक्टर से बचता रहूंगा तो ऑफकोर्स मेरे को अटैक्स भी कम होंगे और मैं जो है बचता भी बहुत रहूंगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये एक तो वही एनवायरमेंट। अब जो लोगों को एसी से होता है, आप डायरेक्टली एसी में आप गाड़ी में बैठेंगे तो ऑफकोर्स उससे भी हो जाएगा। सिगरेट पीनी, अगर सिगरेट के माहौल में खड़े हो जाएंगे, पोल्यूशन के माहौल में खड़े हो जाएंगे, ऑफकोर्स होगा। डस्ट है, डस्ट माइट्स है, एसी है, परफ्यूम्स है, पोल्यूशन है, पेट्स है। अब जितने जानवर लोग घर में पाल रहे होते हैं, अब वो कहते हैं कि हम तो छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अस्थमा को बरकरार रखना होता है, तो ऑफकोर्स आप ठीक नहीं हो सकते। सेकेंड आता है फूड पे। फूड भी बहुत सारे असर अंदाज कर रहे होते हैं अस्थमा और एलर्जीज को अटैक से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये होना चाहिए कि कौन से फूड से आपको एलर्जी हो रही है। तो फूड डिटेक्शन टेस्ट हमारे लैब्स में होते हैं, तो आप वो भी टेस्ट करा सकते हैं, फूड डिटेक्शन टेस्ट वो। लेकिन प्रॉपर आप हमारी क्लिनिक में जब आते हैं तो ऑफकोर्स हम आपको पूरा गाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्पेसर बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करते इनहेलर के साथ, समझाओ भी। मेरी एक खुद की एक दोस्त है, मैंने उनको बताया, जब मैंने, क्योंकि बहुत कुछ आपसे सीख रहे होते हैं, तो मैंने उनको कहा कि स्पेसर इस्तेमाल किया करो, इससे जो है बहुत फायदा होता है। तो उनका कहना ये था कि नहीं भाई, इससे तो मुझे कुछ होता नहीं है, दवाई जो है यहाँ वहाँ उड़ जाती है, मुझे तो वैसे ही फायदा होता है जैसे कि नॉर्मल हम करते हैं। तो क्या हम किस तरह से लोगों को अवेयरनेस फराहम करें, किस तरह से समझाएं, लोग क्यों डिनाई करते हैं इस बात से? क्या कक्षा, ये हमारी इलिटरेसी है सबसे इम्पोर्टेंट। हम लिटरेट कम है, इलेक्ट्रेट ज्यादा है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम रिसर्च को, साइंस को चैलेंज करना चाहते हैं। और हम पाकिस्तानियों की सबसे खास बात यह है कि हम सब डॉक्टर हैं। जी, सबसे बिल्कुल सही बात है। तो हम किसी की बात मानना नहीं चाहते। डॉक्टर जो बात कह रहा होता है वो समझते हैं कि बस वो ऐसे ही कह रहा है, क्योंकि हर इंसान को डॉक्टर बनने का शौक था। मैं हमेशा सबको पूछता हूँ कि जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो पायलट की रीडिंग या पायलट बनने की कोशिश करते हैं? कहते हैं नहीं। मैंने कहा जब लॉ का केस आता है तो लॉयर क्यों नहीं बनते? कहता हम लॉ तो नहीं पढ़ सकते। इंजीनियरिंग की बात आती है तो इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड बचती है, वो है या डॉक्टर बन जाते हैं या फिर जो है इंसान जो है खुद अपना इलाज कर रहा होता है। सेल्फ मेडिकेशन कितना बड़ा जुर्म है अपने साथ के लिए, अपनी जात के लिए, जरा इस पर रोशनी डालिएगा डॉक्टर साहब। ऑफ कोर्स ये सेल्फ मेडिकेशन ने हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में एक वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें हम हर एंटीबायोटिक से रेजिस्ट हो जाते हैं। अगर आप वेस्ट में चले जाए, अभी भी हम फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक पे चल रहे हैं वेस्ट में। ईस्ट में स्पेशली सिर्फ पाकिस्तान और वाहिद मुल्क है जिसमें हम फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन XDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन लेते हैं और बार बार हमें IV एंटीबायोटिक्स, वो भी फोर्थ जनरेशन, जो आगे हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, उसके ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं हमें। फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स तो हमारे मुल्क में खत्म ही हो गई है, क्योंकि वहां पे हमारे मुल्क में तो रेजिस्टेंस पावर इतना है, इवन दो कि हमारे यहाँ थर्ड जनरेशन जो है एंटीबायोटिक्स वो भी रेजिस्ट हो गई हैं, वो भी काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि हम मिसयूज करते हैं। हम खुद एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। स्पेशली माओ को बड़ा शौक होता है कि हम जो है खुद डॉक्टर बन जाए। खुद हमारे पास, मेरे पास तो दूसरा तीसरा बच्चा हो गया फर्स्ट क्लास में, तो डॉक्टर बन गई हूँ। हर औरत का यही एक वर्ड होता है कि डॉक्टर साहब हम तो अब बहुत चीजें तो अब सीख गए, हम डॉक्टर तो बन ही गए, आधे डॉक्टर तो बन ही गए। तो लोगों को बड़ा शौक होता है कि मिसकंसेप्शन, हमारी चीजें, मिस यूज ऑफ ड्रग्स और गलत ड्रग्स यूज करना। इवन दो कि अब तो कई दफा लोग हमारे पुराने प्रिस्क्रिप्शन यूज करके एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉइड, ये भी यूज करना शुरू कर देते हैं जहां जरूरत ना हो। कि ऐसी मेरे पास कितनी पेशेंट्स आती है एंटीवायरल ड्रग्स यूज कर लेती है। अब कई दफा एंटीवायरल ड्रग्स तो आपको बहुत ज्यादा मिसयूज नहीं करनी है, वरना तो
हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा किसी पेशेंट को ट्रीट करना या बचाने का। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये होता है ना, वो पड़ोसी जो हमारी आंटियां होती हैं वो भी बता रही होती हैं कि बेटा मैंने अपने पोते को ये वाली दवाई पिलाई थी, तुम्हारे बच्चे के साथ ये मसला है, तुम भी ये पिला दो, उससे ठीक हो जाएगा। डेफिनेट ये चीज कैसे मेरे पास होती है। बच्चे जो उसमें आते हैं ब्रेन एब्नॉर्मलिटीज के साथ आते हैं, यकीन करें कि लोग इतना मिसयूज ऑफ ड्रग्स कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि यार ये ड्रग्स अगर फिट्स की थी तो वो ड्रग किसी से पूछ के उन्होंने फिट्स की दूसरी दे दी और उससे साइड इफेक्ट्स हो गए और वो चलनी नहीं थी बॉडी के अंदर। इसी तरह मेंटल रिटार्डेड पेशेंट होते हैं, उसको हम दूसरी ड्रग दे रहे होते हैं, वो किसी और से पूछ के दवाएं चल रही होती है, एलर्जी की दवाएं इसी तरह चल रही होती है। तो सारी चीजें बड़ी हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा डिजास्टर है कि फार्मेसीज में जो है फार्मासिस्ट नहीं होते और फार्मासिस्ट भी होते हैं, तो अपने अप्रूवल जो है एंटीबायोटिक्स की वो हमारे मुल्क में बहुत खास ये है कि किसी को भी अलाउड है कि वो बाई कर ले या किसी को भी अलाउड है बेच ले। बिल्कुल। इवन तो कि फार्मेसी पे इतना रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि रोड की फार्मेसियां बंद हो जानी चाहिए, कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए, प्लस साथ में फार्मेसी में फार्मासिस्ट होना चाहिए, या तो वो प्रिस्क्राइब करे या फिर एक डॉक्टर के पास जाके आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं और उसके बाद वो फार्मासिस्ट के पास जाके आप वो ड्रग लें। उसके बाद उससे पूछें कि उसके साइड इफेक्ट कितने हैं, मुझे मिसयूज तो नहीं करनी है, मुझे कितने अर्से बाद यूज करनी है, मैं अगर ज्यादा यूज करूंगा तो मेरे साथ बॉडी में क्या होगा, ये सारी चीजें आपको मालूमात होनी चाहिए। ये आप मिसयूज करते हैं, इसके बाद जो है हमारी जो कौम है वो पूरी ड्रग रेजिस्टेंट इंफेक्शन लेके जो है हमारे सामने आ रही होती है। और आपको और मजे की बात बताऊं, जब हम 40-50 साल के होते हैं, 60 साल के होते हैं, जब हमें ड्रग्स की जरूरत होती है, एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, तो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में काम ही नहीं करती और फिर हमें 4th जनरेशन 5th जनरेशन पे जाना पड़ता है। और 4th जनरेशन 5th जनरेशन लास्ट एंटीबायोटिक है, इसके बाद कोई एंटीबायोटिक नहीं बनी है। हमारे ईस्ट में और वेस्ट में यही फर्क है, वहां पे 1st जनरेशन अभी तक चल रही है और 4th जनरेशन 5th जनरेशन का जब सोचिए जब पेशेंट मर रहा होता है। हमारे यहाँ तो बल्क के हिसाब से 4th जनरेशन 5th जनरेशन चल रही होती है और लग रही होती है और बिक रही होती है। अल्लाह रहम। डॉक्टर साहब, ये कितनी ऐसी बात है कि इसके साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा होते हैं हमारी अपनी जात के लिए, और हम किसी को भी कैसे बता सकते हैं कुछ भी, और दूसरा सामने वाले बंदे पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनकी बात सुने और एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। लेकिन वो इतने अच्छे फरिश्ता सिर्फ इंसान होते हैं, वो उनकी बात सुनते हैं, फौरन जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, वही दवाई खरीद के ले आते हैं और अपने बच्चों को या अपने घर के किसी भी फर्द को पिला देते हैं। उनको ये अंदाजा ही नहीं होता कि इसके साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा। बड़े मजे की बात है क्या, वो भी जो ड्रग लाते हैं ना, वो एक ऐसे इंसान से लाते हैं जिसकी कोई तालीम नहीं है जी। आपने देखा है फार्मेसी जो रोड पे खुली हुई होती है, जिसने 10-15 साल फार्मेसी में काम किया होता है, बस वही चला रहा होता है ड्रग। क्या आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, बस मैं ये जो दे रहा हूँ बस पिला दो, बच्चा ठीक हो जाएगा, या तुम्हारा जो भी घर में बीमार है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बनती हैं, लेकिन ऑफकोर्स मिसयूज ऑफ ड्रग्स हमेशा नुकसान देता, फायदा कभी नहीं देता, और जितना आप मिसयूज करते हैं वो आपके सेहत के लिए मुद्दे सेहत की होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बच्चों के हिसाब से मैं पूछना चाहूंगी, बच्चों के लिए इनकी इम्यूनिटी क्योंकि मजबूत होती है, तो उनको कोविड असरअंदाज करता है? देखिए, कोविड किसी को भी असरअंदाज कर सकता है। मैंने तो 6 महीने के बच्चे को भी कोविड होते हुए देखा है, लेकिन अब अगर पाकिस्तान में आया तो हमारे पास तो ऑप्शंस में वैक्सीन थे। अब अगर कहते हैं कि वैक्सीन भी फेल हो गए हैं और 60 मिलियन चाइना के लोग जो है इन्फेक्टेड हो गए हैं और उनको नुकसान भी बहुत हो रहा है और उनकी डेथ रेशो भी बढ़ेगा। अभी तक तो रिसर्च नहीं आई है प्रॉपर तरीके से। मैंने भी 3-4 दिन पहले ही ये वेरिएंट का पढ़ा था, और इस वेरिएंट को जो है इस वेरिएंट को कभी कभी ना ठीक होने वाली बीमारी हो सकती है। और अगर पता नहीं है कि उसकी क्या वो रहेगी, तो अब क्या होगा ये तो हमें नहीं पता। टेस्ट भी नहीं है, नेजल स्वैब भी कहते हैं कि उसमें नेगेटिव आते हैं, और उसका नाम जो है मैंने सुना था कोविड ओमिक्रॉन XBB। अब ये नहीं पता कि वो किस तरह चलेगा, क्या होगा। लेट्स बिलीव ऑन गॉड कि अल्लाह ताला चीजों को बचाए और चीजें जो है अल्लाह ताला हमें इज्जो ईमान में रखे, और पूरी मखलूक को, अल्लाह ताला की सारी मखलूक को इस फैलनाक बीमारी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टर साहब, ये जो जैसे मैंने आपके इसके अलामात मैंने सुना कि खांसी बहुत ज्यादा होगी है, जो अब कोविड जो है वो चाइना में ज्यादा फैला है, तो उसमें खांसी बहुत हो रही है लोगों को।
नहीं, ऐसा नहीं है। इस कोविड में खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, लेकिन जॉइंट पेन है, सर का दर्द है, नेक का पेन है, अपर बैक का पेन है, निमोनिया बहुत सीवियर हो रहा है, खांसी के बगैर हो रहा है, क्योंकि इसमें जो वो है, उसमें जो है ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, तो कहीं जाएगा मैं देखते रही मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियों में हमारे साथ मसाइल बहुत ज्यादा है। मैं भी 3 दिन से इसी प्रॉब्लम का शिकार हूं कि नज़ला हो रहा है, गले में जो है वो खिचखिच है, खड़खड़ है, और एक क्लॉट यहाँ पर जमा हुआ है, जिससे मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारे साथ कॉल पर मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जो कि ENT स्पेशलिस्ट है। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। वो डॉक्टर साहब, आपको मुस्कुराती सुबह में मैं वेलकम कहती हूँ। मुझे बताइए डॉक्टर साहब, विंटर में जो है ये वायरल इन्फेक्शन ने हम सब की जान वबाल में डाली हुई है, इससे हम किस तरह से बच सकते हैं? क्योंकि अब ऐसा हो गया, पहले तो होता था 1 हफ्ते में ठीक हो जाया करता था, मगर अब इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अभी भी वैसे ही कुछ लोगों को 2-3 दिन में ही ठीक हो जाता है, कुछ हफ्ता लगता है, और लंबे टाइम के लिए प्रॉब्लम रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है। इस वक्त अगर आप कराची शहर की बात करें तो इस वक्त एक मौसमी प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से गला, नज़ला, जुकाम, गला खराब है और बुखार भी हो रहा है। और दूसरा ये है कि कुछ जो हमारा शहर में पॉल्यूशन है, जो फिजाई आलूदगी है, उसकी वजह से भी लोग जिनको नज़ला, जुकाम, गला खराब पूरा साल रहता है, ठीक हो जाते हैं, फिर हो जाता है। तो इस मौसम में जब गर्मी से सर्दी में आते हैं तो उनको इस मौसम में बढ़ जाता है, उनको भी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तीसरी चीज जो है वो है वायरल, जिसका आप जिक्र कर रही है। वायरल एक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होता है, एक जरासीम है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी इस वक्त जो है शहर में बहुत है, और इन्फ्लुएंजा वायरस बाकी जो 2 मैंने बताई है उसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है, एहतियात करने की जरूरत है। लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है अगर किसी को है तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है, और प्रॉब्लम ये कर सकता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जब ये नाक और गले के इन्फेक्शन के बाद ये नीचे आपकी सांस की नालियों में चला जाता है और फिर फेफड़े में चला जाता है ये वायरस। तो और सही से इलाज नहीं हो रहा होता है, हम सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं या पड़ोसन से पूछ के दवा ले लेते हैं अपने बच्चे को, या खासकर बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो जरा डेंजरस हो सकते हैं। तो नमूनिया फिर हो जाता है अगर प्रॉपर इलाज ना करें। तो जिस तरह लोग कोरोना वायरस से मुब्तला होकर नमूनिया होके और फिर इंतकाल कर जाते हैं, इसी तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस भी अगर जब खराब होता है और नमूनिया हो जाता है तो फिर उसमें भी इंतकाल हो जाता है, खासकर जो उम्र रसीदा लोग हैं और जो बच्चे हैं। तो ये एक सूरत हाल है। फिर चौथी चीज जो है डेफिनेटली जो मैंने अभी आपको कही है कि कोरोना वायरस भी अभी मौजूद है, जैसा कि मेरे ख्याल में आप भी जानती हैं और आपके तवज्जुह से तमाम आपके व्यूअर भी जानते हैं कि चाइना के अंदर बहुत ज्यादा तबाही आई हुई है कोरोना वायरस को लेकर। और चूंकि लोग ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, अगर चाइना से भी आ रहे हैं तो फिर बाहर दूसरे मुल्क जाते हैं, तो दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में आते हैं, तो फिर इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये कोरोना का वायरस भी हो सकता है। क्योंकि अभी जब से सर्दियां शुरू हुई है तो कोरोना के केसेस में भी थोड़ा सा इजाफा देखने में आ रहा है। ओवरऑल ये सिचुएशन है, ये इसमें होता यही है कि नज़ला जुकाम है और सब एक दूसरे से मिलते हैं इनकी अलामत। इस वक्त शहर में टाइफाइड भी है, तो उसमें भी बुखार होता है, लेकिन जाहिर है नज़ला जुकाम इतना नहीं होता है। तो ओवरऑल सिम्टम तकरीबन सब मिलते जुलते हैं। नज़ला जुकाम, गला खराब होता है, खराश होती है, नाक बंद होता है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, हल्का फुल्का बुखार या तेज बुखार भी हो सकता है। तो ये तमाम सिचुएशन होती है।
डॉक्टर साहब, इन्फ्लुएंजा वायरस की अलामात क्या होती हैं? लोगों को किस तरह पता चले कि हम इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं? देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस में तो पता नहीं चलता है, जैसे मैंने कहा कि सीजनल जो लोगों को प्रॉब्लम होती है या कुछ लोगों को एलर्जी की जैसी शिकायत होती है, उसी तरह से इन्फ्लुएंजा होता है। यानी कि नाक बह रही है या नाक नहीं बह रही है तो नज़ला जुकाम हो रहा है, गले में खराश हो रही है, उसको जिसको आप लफ्ज में लोग कहते हैं कि फ्लू हो गया, फ्लू हो गया। तो फ्लू एक्चुअली उसका दूसरा नाम है इन्फ्लुएंजा का। तो फ्लू अगर होता है तो इसकी जो सही पहचान तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वही बता सकते हैं कि जी इसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो रहा है, या सीजनल हो रहा है, या मौसम की तब्दीली की वजह से हो रहा है, या कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी को नज़ला जुकाम या नाक बह रही है या सर में दर्द है, नज़ला जुकाम हो रहा है, तो 1-2 दिन तो आप एलर्जी की दवाई या दर्द की सर में दर्द की दवा ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 1 दिन के बाद भी दूसरे तीसरे दिन भी रहता है तो बेहतर यही रहता है क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करके और प्रॉपर दवाइयाँ लीजिए और प्रॉपर इलाज कराइए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फ्लू होता है हम अक्सर ये सोचते हैं, हमारे घर में भी कोई बड़े हजरात होते हैं वो यही कहते हैं कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, 2-3 दिन आराम कर लीजिए, तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो क्या आराम, हमें नज़ला खांसी जुकाम में आराम की कितनी ज्यादा अहमियत है? वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है या हमें नॉर्मल छोटी मोटी दवाइयाँ ले लेनी चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। ये जो वायरस है, वायरस में अगर आप दवा ना देते तो मैं आपके तमाम व्यूअर्स को कहता हूँ कि गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप को नज़ला जुकाम या सर में दर्द या जिसम में हल्का दर्द आ रहा, तो लग रहा है कि जैसे आपको बुखार है, अभी आपने थर्मामीटर से देखने की नौबत नहीं आ रही है, लेकिन आपको लगता है कि शायद मुझे बुखार है, तो अगर आप बहुत सारा लिक्विड पानी है, जूसेस है, सूप है, मिल्क है, ये पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें और नींद पूरी करें। रात को देर से सोना का हमारे यहाँ रिवाज है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। वायरस जो है वो ज्यादा उन्हीं लोगों में अटैक करता है या ताकतवर हो जाता है जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम होती है, यानी कि इम्यूनिटी जिनकी कम होती है, उन पे ये वायरस होता है। बैक्टीरिया तो एक बैक्टीरिया है, वो अगर घुस गया, चाहे आपकी ताकत जिसमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है नहीं है, तो बैक्टीरिया तो अपना असर करता है, लेकिन वायरस उससे ज्यादा असर करता है कि जिनको के आप समझते हैं कि इम्यूनिटी की कम है। और इम्यूनिटी किसमें कम होती है कि जो लोग रात को देर से सोते हैं, यानी कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, लेकिन 12-1 बजे के बाद खाना खाते हैं और 2-3 बजे के बाद सोते हैं। कुछ लोग तो हमें आके कहते हैं कि तो फजर के अज़ान के बाद सोती है या सोते हैं। खासकर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे कुव्वत मुदाफ़त कम होती है और बीमारी में इजाफा होता है। तो बिल्कुल आप सही कह रही है कि इसमें सबसे बड़ा रोल है आराम का। नींद पूरी करें और अच्छी गज़ा का इस्तेमाल करें। और एक जमाने में अगर आपको याद है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आपने सुना होगा कि जब पहले आज से 20-30 साल पहले या उससे भी ज्यादा पहले जब किसी को नज़ला जुकाम होता था तो एक दवा एंटी एलर्जी दी जाती थी, उससे सो जाता था। जी बिल्कुल। तो वो भाई सोते रहो। यहाँ तक कि कुछ खांसी का शरबत भी ऐसा है कि अगर आप पी लें तो आपको ड्रॉजी हो जाते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आजकल फास्ट दौर आ गया है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो ये काम करना है। अब जैसे हम लोग जहाज जो चलाते हैं, कैप्टन है, ये लोग इनको जहाज चलाना है, इनको हम ऐसी दवा देते हैं जो कि एंटी एलर्जी भी है, लेकिन वो ड्रॉजी नहीं करता है, वो नींद नहीं लाता है, वो एक्टिव रहे, वरना तो वो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन जो पहले जो था वो यही, जब इतनी सारी दवाइयां नहीं आई थी तो पहले यही कॉन्सेप्ट था कि इसको ये एंटी एलर्जी दे दी जाए या खांसी का शरबत दे दिया, तो वो आदमी जाके जैसे ही वो लेता था और उसके बाद उसको ऐसी नींद आती थी कि वो सोता रहता था, तो उससे बहुत आदमी सही हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी भी है कि आप रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। रात को एक साइंस
जो हमारा मेडिकल साइंस है वो ये कहता है कि रात को 8 से 9 घंटे अंधेरे में, जो लोग कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब हमने तो सुबह उठ के जो है ना हम तो 10 बजे 11 बजे के बाद उठते हैं, तो ये जो सोना है ना ये कचरा है बस जी। नमाज के बाद जो सोना है वो बिल्कुल आपकी सेहत को कोई फायदा नहीं करता बल्कि आपको नुकसान पहुंचाता है। तो बेहतर यही है कि रात को जल्दी सोए, सुबह फजर में उठे और अपने काम पे लग जाए। और अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत वॉक या एक्सरसाइज का सिस्टम भी रखते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाती है। तो आप अगर किसी वायरल वाले मरीज के साथ भी अगर घूम रहे हैं या कोई आ गया है तो भी आप जो है वो आप पे असरअंदाज नहीं होगा उसका वायरस, वरना वायरस बहुत तेजी से एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ये करते हैं कि जब उनको फ्लू होता है तो खट्टी चीजें जैसे विटामिन सी का इस्तेमाल जो है बहुत से लोग तो वैसे ही नहीं खाते और बहुत से लोग बढ़ा देते हैं कि भाई इससे जो है हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या उनका ये विटामिन सी का इस्तेमाल, ऑरेंजेस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो खट्टे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कोताही बरतते हैं वो या वो सही करते हैं? देखिए ये डिपेंड करता है, आपने खासकर ऑरेंजेस का जिक्र किया है तो ऑरेंजेस मीठे भी आते हैं तो मीठे लेना तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा खट्टा भी ले सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी के थ्रोट सेंसिटिव नहीं है, बहुत से लोगों का थ्रोट बड़ा सेंसिटिव होता है ठंडी चीजों से और खट्टी चीजों से, तो वो फिर ये जो फल है या विटामिन सी की गोलियां भी आती है चूसने के लिए तो ये बुरा असर करती है, उल्टा हो जाता है। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये विटामिन सी लिखा था, ये चूसती हूँ या चूसता हूँ तो अब तो और गला बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो ये उल्टा असर करता है। तो जो लोग सेंसिटिव है खट्टी चीजों से तो वो तो बिल्कुल ना लें। अगर कोई फल उनको खटास होता है तो उसको छोड़ते हैं। हाँ मीठा अगर है, ऑरेंजेस तो बहुत अच्छा है, ऑरेंजेस जो है फुल ऑफ विटामिन सी है, लेमन जो है लेमन फुल ऑफ विटामिन सी है, उसके अंदर विटामिन सी की मकदार बहुत होती है। तो ये चीजें बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का गला बहुत सेंसिटिव है खट्टी चीजों से तो हम उसको मना करते हैं कि आप ये ना करें, वरना फिर गले की जो दीवार है उसमें इन्फेक्शन होता है जिसको फेरेंजाइटिस कहता है, और अगर वो टॉन्सिल उसको खराब होते हैं तो साथ साथ टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेट हो जाता है। तो बताए ये कि वो अच्छा काम करने की उनको और प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन सी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो कुछ मल्टीविटामिन ऐसे हैं जो कि आप रोजाना खा सकते हैं जिसमें विटामिन सी भी मौजूद होता है, तो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर दे तो वो आप ले सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, खासकर जो उम्र रसीदा लोग हैं 60 साल से ज्यादा, वो इस तरह के सप्लीमेंट ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी या मल्टीविटामिन है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें अच्छी, खासकर वो जो यंग लोग हैं उनको चाहिए कि इस वक्त उनकी नशोनुमा अच्छी होनी चाहिए, बजाय ये कि आप जंक फूड का इस्तेमाल करें, पिज्जा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, ये सब खतरनाक ग़िज़ा है। आप सब्जी दाल, आजकल सर्दियों में तो दाल सब्जी मछली अंडा दूध इस तरह की चीजें बच्चों को दें और बच्चों को भी पिलाएं और बच्चों को भी खिलाएं तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है, हो जाएगी। और डेफिनेटली ग़िज़ा तो ग़िज़ा है, फिर आपको वो भी होता है। लेकिन देखा ये जाता है कि अक्सर बच्चे जो घरों में माएँ शिकायत करती हैं तो सब्जी खाता नहीं है, अंडा नहीं खाता, दूध नहीं पीता है, तो विच इज वेरी खराब बात है कि ये उनको जो है ये चीजें पसंद नहीं है। तो माँ बाप को चाहिए कि पहले दिन से इनको ये टेस्ट डेवलप कराएं ताकि इनकी इम्यूनिटी, असल चीज बार बार मैं कह रहा हूँ, इन तमाम चीजों का मकसद ये है कि कुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म की स्ट्रांग हो जाती है। जब खाने से कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती नहीं है बल्कि और घट जाती है। लिहाजा ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, नरिश ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। तो ये जो नट्स है, जो ड्राई फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, उसका इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें और नींद पूरी करें। रात की नींद, रात को सोना, जल्दी सोना सेहत के लिए बहुत मुफीद है, खासकर आजकल के मौसम में, कि आप सेहतमंद रह के इस मौसम का मजा भी लीजिए और इस मौसम में जो चीजें हैं, जो सब्जियां हैं, जो और फल हैं, तो वो तमाम चीजें खाएं, उसका भी मजा करें आप।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो नजला है ये इतना ज्यादा हमारी सेहत पर असरअंदाज होता है, जब गले में फंसता है तो हम बात नहीं कर पाते, कान में भी कभी कभी गिरता है और जम जाता है, उसकी गुठलियां बन जाती हैं। तो बहुत से लोग किसी भी डॉक्टर के पास जाकर बात करते हैं, डॉक्टर उनको कहते हैं कि भाई आप जो है वो कान की सफाई करवा लें। तो क्या कान की सफाई करवाना उनके मसले का हल है या वो किसी और मसले में मुब्तला हो जाते हैं? क्या बात आपने की है, बहुत जबरदस्त बात की है। मैं अगर सदर पाकिस्तान होता तो मैं आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देता इस सवाल के। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। की वजह ये है कि रोजाना आप किसी भी ENT के डॉक्टर से पूछेंगे तो हमारा यही मसला रहता है, नजला जुकाम या गला खराब है तो एक ट्यूब होती है जिसको हम स्टेशन ट्यूब कहते हैं, वो ट्यूब कान और नाक के दरमियान होते हैं जो कि कनेक्शन करता है नाक और कान के दरमियान, वो प्रेशर मेंटेन करता है। कुदरत ने ये ट्यूब बनाई इसलिए है, इसका सिर्फ फंक्शन ये है कि जब आप ऊपर जाते हैं यानी कि जहाज पे चढ़ते हैं, वो जहाज में जब सफर करते हैं तो और जब जहाज लैंड करता है तो ये प्रेशर, ऊपर का प्रेशर और जमीन का प्रेशर मेंटेन करता है, इसको स्टेशन ट्यूब कहते हैं। लेकिन अगर ये ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाए तो ऐसा लगता है कि कान बंद है, और जब आप ऊपर को नीचे आते हैं इस सिचुएशन में अगर सफर करते हैं तो आपके कान में बहुत शदीद दर्द होता है, बाज़ दफा हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो जो लोग नजला जुकाम में होते हैं हम उनको सफर करने से, जहाज का सफर करने से मना भी करते हैं। तो लोग जब आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब ये जो है कान बंद है, कान बंद है और इसकी सफाई कर दे, कान में कचरा है। अब आप क्या करते हैं तो कान में कोई कचरा नहीं है, और वो जो है जो इनका पर्दा है वो थोड़ा सा रिट्रैक्ट हो गया, यानी कि अगर टुकड़ गया है तो अब जब हमको बताते हैं वो मानने को तैयार नहीं होते। कुछ लोग क्या होता है वो कहते हैं अरे यार, उनको फील होता है कि जैसे कचरा है बस आप साफ कर दीजिए बस ठीक हो जाएगा। और ऐसा ये होता है कि वो फिर उनको लगता है जैसे हमने उनको सही मशवरा नहीं दिया, तो वो एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, और फिर कुछ डॉक्टर या कुछ सेल्फ मेडिकेशन करके कुछ ऐसी दवा ले लेते हैं जिससे वो नजला और जब जाता है, और फिर बाद में वो परेशान होते हैं। तो हम फिर दोबारा जब कोई डॉक्टर को हेयरिंग का टेस्ट कराता है, हेयरिंग असेसमेंट करता है, तो पता चला कि जी इनकी तो समात बहुत कम हो गई है, अब इनको जो है आला लगाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी गलती से जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो नजला जुकाम में कान का बंद होना ये अलामत है, ये नजले की अलामत है। तो जो डॉक्टर है ENT का, वो आपको बता रहा है उसको फॉलो करें कि जी ये खुल जाता है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं करना होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन है, और कुछ भाप वगैरह हम देते हैं उससे ये खुल जाता है, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इसमें खुदारा सिर्फ मेडिकेशन नहीं करें, किसी के पास जाके कान ना छुड़वा ले, किसी के पास जाके कान की सफाई नहीं करें। बहुत से लोग जो ना तजुर्बेकार हैं या क्वैक्स हैं, असाई डॉक्टर्स हैं, वो धो देते हैं, मरीज भी खुश होता है कि डॉक्टर ने हमारा जो है ना धो दिया है, या डॉक्टर क्या है मतलब जाली डॉक्टर, और सफाई कर दी है तो कान का पर्दा भी फाड़ दिया है इन्होंने। हमारे पास रोजाना ये हम देखते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जो से तमाम लोग ये समझ गए होंगे कि नजला जुकाम में कान का बंद होना ये एक अलामत है और ये होता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इसका इलाज खुद ना करें, किसी पड़ोसन से नहीं कराएं, किसी मेडिकल स्टोर वाले से ना करें। डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर जो ENT का डॉक्टर है, बल्कि मैं कहता हूँ इसके लिए बहुत सारे दफा ये देखा गया कि बहुत से लोग जैसे कि कान बंद हो जाता है, 10 साल का बच्चा है या 8 साल का बच्चा, उसका कान बंद है तो माँ लेके आती है डॉक्टर साहब, कान में कचरा, ये सुन नहीं रहा कुछ दिनों से। तो जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नजला जुकाम की वजह से। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को समझ के बच्चे के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वहां भी उनको प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाता। तो बेहतर यही है कि बच्चा चाहे वो 1 दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, उसको अगर नाक कान गले की प्रॉब्लम है
तो नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाएं। आंख की प्रॉब्लम है तो आंख के डॉक्टर को दिखाएं, तो वो ज्यादा प्रॉपर सही तरीके से आपको एडवाइस कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये जो एक हमारा कौमी मसला है कि हम कॉटन बर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने कान में, और चाबी भी लगा लेते हैं, कभी बाल पिन से भी जो है वो अपने कान साफ करने की कोशिश करते हैं, उससे जो हमारी कान के ऊपर, बेचारे के ऊपर नाजुक सी हमारी सुनने की समात अल्लाह पाक की तरफ से दी गई है, लेकिन हम उसका नाजायज उसके साथ करते हैं, तो उससे हमारी मतलब जाती जिंदगी में कान पे हमारे कितने असरात मरतब होते हैं? ये दोबारा आपने सारे वो ऐसा लगता है कि आप कहीं नाक कान गले की प्रैक्टिस तो नहीं करती है आपको? नहीं डॉक्टर साहब, ये लास्ट टाइम भी आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, और आपके कॉम्प्लीमेंट से आप समझते हैं मेरा दिन इतना अच्छा गुजरता है जिसकी कोई हद नहीं, तो थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये वो बात आप कर रही है कि आप ये रोजाना, आप किसी भी ENT के डॉक्टर से पूछे तो वो यही कहेगा कि हम रोजाना इस तरह के मरीज से का सामना कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये कॉटन बर्ड में बार बार आपकी इसमें भी अभी मैं वीडियो पे तो नहीं हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये कॉटन बर्ड का इस्तेमाल बहुत गलत है। जिनके घरों में अगर ये कॉटन बर्ड है तो अपने खिड़की से उसको बाहर फेंक दें, क्योंकि इस तरह के बड़े केसेस आते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है, वो ये समझते कि ये तो सेफ है, वो रुई है लगी हुई है और ये हमारा वैक्स जो है वो निकल जाएगा। इससे वैक्स नहीं निकलता है, बल्कि वैक्स पीछे पुश हो जाता है, और जब रुई के ऊपर लग जाता है, टच होता है, तो लोग ये समझते हैं कि देखो ये निकल गया। एक्चुअली वो निकलता नहीं है, वो इतनी बड़ी मोटी चीज अंदर वैक्स जगह है नहीं, तो वो कैसे निकलेगा? तो नेचुरली वो पीछे पुश होता है, पर्दे तक जाता है, फिर आप दोबारा और वैक्स बनता है तो और आप करते हैं, फिर अगर आप जोर लगाते हैं तो वैक्स जो है वो पर्दे को फाड़ देता है। इसी तरह से बहुत से लोग कान में पेन से इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंसिल कर रहे हैं, या गाड़ी की चाबी जैसे आपने कही, वो खारिज करते 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 पर्दे तक ले जाते हैं और उनको पता नहीं चलता, पर्दे को फाड़ देते हैं या दीवार को खराश करके वो इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसको ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। तो ये बिल्कुल भी इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को खारिश है तो वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब क्या करें, खारिश बहुत होती है, तो उसको डॉक्टर को दिखाए कि खारिश की वजह क्या है, हर चीज की वजह क्या इलाज करें, ना कि उसको रिलीफ देने के लिए टेम्परेरी तौर से उसको निकाले। तो फंगस अगर हो जाता है जिसको हम फफूंदी कहते हैं, उसमें बहुत खारिश होती है, वैक्स जिसको कचरा कहते हैं उससे बहुत खारिश होती है। तो ये डॉक्टर देख के आपको बताएगा कि अगर वैक्स है तो वो जो है वो निकाल देंगे, सफाई हो जाएगी। यहाँ एक चीज और भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैक्स जो वो कॉटन बड से करते करते हार्ड हो जाता है बहुत, तो बहुत शदीद दर्द होता है रात को, मिडिल ऑफ द नाइट, रात को 12-1 बजे के बाद लोगों को दर्द होता है। तो लोग आते हैं, खैर दवा दे दी, लोग कहते हैं इसको निकाले डॉक्टर साहब। तो हार्ड वैक्स को निकालने के लिए जिद ना किया करें, क्योंकि हार्ड वैक्स को अगर डॉक्टर निकालेगा तो उसकी 2 चीजें हो सकती है। एक तो बहुत शदीद दर्द होगा, और जब बहुत शदीद दर्द होता है तो दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। जब दिल की धड़कन बढ़ती है तो आदमी गिर जाता है, बेहोश हो सकता है, जो कि एक खतरनाक कंडीशन बन सकती है। तो लिहाजा इसका तरीका ये है कि डॉक्टर जब आपको कतरे दे कि जी इसको नरम करके फिर दूसरे दिन तीसरे दिन आ जाए या 4 दिन बाद आ जाए, तो उसकी बातों को फॉलो करें, और उसके बाद कचरा आराम से निकल जाता है जब वो नरम हो जाता है। लेकिन अक्सर लोग आके ये जिद करते हैं कि नहीं जी ये खारिश क्या करें, या कचरा जो है वो अभी निकाल दें। तो ये चीजें बिल्कुल आप सही कह रही है। तमाम कॉटन बड या कोई भी ऑब्जेक्ट, पेन हो, पेंसिल हो, या गाड़ी की चाबी हो, किसी चीज से कान को नहीं डैमेज करना चाहिए। मैं एक चीज और आपको कह दूं, लेकिन जो चीज हमारे पास होती है ना, तो हम उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं लगाते हैं। हमें अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा है, हमें आंख दी, हम देखते हैं। जब वो रोशनी खत्म होती है ना तो उनको पता लगता है कि अच्छा ये डॉक्टर साहब हमें नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह से समाज जब खत्म होने लगती है तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमें लोग बातें कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बात है, डॉक्टर साहब कुछ करें। तो इसी तरह से टेस्ट, लोग पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे होते हैं, क्या क्या दवाइयां खा रहे होते हैं, उनका टेस्ट चला जाता है। फिर कहते हैं आके कि डॉक्टर साहब मुझे मालूम नहीं होता है कि मैं चीनी खा रहा हूँ या नमक खा रहा हूँ, मुझे टेस्ट का नहीं पता लगता है, मिर्च का नहीं पता लगता। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें, इनकी कदर करें, अपना जायके के लिए टेस्ट को की कदर करें, सूंघने की ताकत खराब ना करें, खामखा जो है दवाइयां डाल डाल के अपनी मर्जी से उसको उसकी जो क्या कहते हैं सूंघने की ताकत को खत्म नहीं करें। इसी तरह से
सामान को डैमेज ना करें। अगर आवाज सुनने की ताकत खत्म हो गई तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसी तरह से जो बसारत है, ये जो देखने की ताकत है, आंख आपकी बड़ी नाजुक चीज है। तमाम चीजों की हिफाजत करें। और मेडिसिन जो है ये केमिकल है, ये कोई चॉकलेट टॉफी नहीं है। हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करके अपने पूरी फैमिली का इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर से करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आज हम कान की बात कर रहे हैं, कान की सफाई की बात की, कॉटन बड की बात की, आजकल मैं देख रही हूँ बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, एयरडॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इतना लाउड म्यूजिक सुनते हैं कि बाहर जो बैठा होता है बराबर में उस तक आवाज आ रही होती है। तो उनके कान की सुनने की समात के लिए कितनी ज्यादा मुझे सहज चीज अपने कान के साथ कर रहे होते हैं? देखिए, अगर जैसे आप बता रही हैं कि बहुत लाउड ईयर पीस लगा के वॉकमैन या कोई इस तरह की चीजें और बहुत लाउड अगर कोई सुनता है तो देखिए वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और वो अचानक नहीं होगा, वो वक्ती तौर पे तो होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर ये अमल बार बार आप करते रहेंगे महीनों, तो फिर आपकी सेंसरी न्यूरल लॉस है। सेंसरी न्यूरल लॉस क्या होता है कि जो आपका जो नर्व है वो नर्व डैमेज हो जाती है। तो जो 60 साल के बाद उम्र जो है ये तमाम चीजें कमजोर होती है, लेकिन आप वक्त पहले ही आपकी दिमाग कमजोर हो जाएगी और मजबूरन आपको आला लगाना पड़ेगा 10 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में, तो बहुत बुरा लगेगा। और आला मिलता भी बड़ा महंगा है। तो जो लोग ये काम करते हैं, वॉकमैन सुनते हैं या ईयरपीस लगा के मोबाइल के साथ बहुत तेज गाने या बहुत तेज बातें सुन रहे होते हैं, तो और ज्यादा देर तक करते हैं, अगर थोड़ी देर की है तो बाहर की, जैसे हम किसी म्यूजिकल प्रोग्राम में जाते हैं और स्पीकर जो लगा हुआ है बड़ा सा, उसके सामने अगर बैठ जाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा अगर आप बैठ के म्यूजिकल कॉन्सर्ट में है, तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ताकत बहुत कम हो गई है। लेकिन ये टेम्पररी तौर पे कम होती है। लेकिन अगर आप रोजाना उस जगह पे बैठे रहेंगे रोजाना, तो महीने 2 महीने के बाद आपका प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको फिर आला लगाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इसी बात के साथ यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है और पता ही नहीं चला 2 घंटे कहाँ चले गए। मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।